एक सम्राट बूढ़ा हो गया था। उसके 3 लड़के थे और तीनों के बीच में उसे निर्णय करना था कि किसे राज्य को सौंप दे। बड़ी कठिनाई थी। वे तीनों लड़के सभी भांति एक दूसरे से ज्यादा योग्य थे। तय करना कठिन था कि किसकी योग्यता, किसकी क्षमता ज्यादा है। तो सम्राट ने अपने बूढ़े नौकर को पूछा, जो कि गांव का एक किसान था। उससे पूछा कि मैं कैसे इस बात पर पहचान करूं, कैसे इस बात को जानूं कि कौन सा युवक राज्य को संभाल सकेगा और विकसित कर सकेगा। उस किसान ने कहा कि सरल है और एक बहुत छोटी सी तरकीब है, और उसने कोई तरकीब सम्राट को बतलाई। एक दिन सम्राट ने अपने तीनों लड़कों को बुलवाया। उन्होंने एक एक बोरा गेहूं भेंट दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, शायद वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे। जब मैं लौटूं तो तुम उत्तरदायी होगे इस अनाज को जो मैंने तुम्हें दिया है। इसे सुरक्षित वापस लौटाना जरूरी है। यह दायित्व सौंप कर वह सम्राट तीर्थ यात्रा पर चला गया। बड़े लड़के ने सोचा कि गेहूं को संभाल कर रखना जरूरी है। उसने तिजोरी में गेहूं को बंद कर दिया और भारी ताले उस पर लटका दिए ताकि एक भी दाना न खो जाए, और पिता जब लौटे तो उन्हें पूरे दाने वापस किए जा सकें। उसके छोटे भाई ने सोचा कि दाने तिजोरी में बंद कर रख दूं, पता नहीं पिताजी कब आए, दाने सड़ जाएं और राख हो जाएं, तो मैं क्या लौटाऊंगा। तो उसने उन दानों को खेत में फेंकवा दिया ताकि उससे फसल पैदा हो, और जब पिता आए तो ताजे दाने उन्हें वापस कर दिए जा सकें। लेकिन उसने खेत में इस भांति फेंकवा दिया जैसे कोई किसान कभी खेत में दानों को नहीं फेंकता है। न तो उसने यह बात देखी कि उस खेत में कंकड़ पत्थर अलग किए गए हैं, न उसने यह देखा कि उस खेत में घास पात दूर की गई है। उसने इस बात की कोई खबर न की। वह कोई किसान न था, वह एक राजकुमार था। उसे इस बात का कोई पता न था कि गेहूं कैसे पैदा होते हैं, बीज कैसे पौधे बनते हैं। उसने तो गेहूं फेंकवा दिए जैसे कोई अंधकार में फेंक दे, और जहां फेंकवा दिए न तो उस जमीन की जांच की गई कि वह जमीन कैसी है, वहां अनाज पैदा होगा या नहीं होगा। वहां जो घास पात है पैदा हुए अनाज को वह समाप्त कर जाएगा, इसका भी कोई ख्याल न रखा गया। और वह निश्चिंत हो गया, और वह इस भांति निश्चिंत हो गया कि जब पिताजी आएंगे तब नए दाने वापस कर दिए जा सकेंगे। तीसरे भाई ने सोचा, दानों को घर में बंद करके रखना तो नासमझी होगी, नष्ट हो जाने के सिवाय और क्या परिणाम होगा। जैसा बड़े भाई ने किया वैसा करने को वह राजी न हुआ। दानों को बो देना जरूरी था, लेकिन अंधेरे में और अपरिचित जमीन पर, बिना तैयार की गई जमीन पर फेंक देना भी नासमझी थी। शायद जैसा दूसरे भाई ने किया था उससे भी दाने नष्ट हो जाएंगे। तो उसने खेत तैयार करवाया, उसकी भूमि तैयार करवाई, उसकी मिट्टी बदलवाई, उसके कंकड़ पत्थर दूर किए। उस पर घास पात उगता था, उसे फिकवाया। उस पर घास पात उगता था, उसे फिकवाया। उनमें से पुराने पौधों की जड़ें थी, उनको दूर किया। और जब भूमि तैयार हो गई तो उसने अनाज उसमें बो दिए। कोई 3 वर्षों बाद उनका पिता लौटा। बड़े लड़के ने तिजोरी खोलकर बता दी, वहां राख का ढेर था और कुछ भी न था। पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें बड़ी संभावना थी, जो विकसित हो सकते थे और हजारों गुना हो सकते थे 3 वर्षों में, लेकिन तुमने उन सारे दानों को मिट्टी कर दिया। जो जीवित थे वो मृत हो गए, जो संभावना थी वह समाप्त हो गई, जो विकास हो सकता था वह नहीं हुआ। राज्य देकर मैं तुम्हें क्या करूंगा, उस राज्य की भी यही दशा हो जाएगी। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह उस पथरीली जमीन पर ले गया जहां उसने दाने भिगवा दिए थे। वहां ना तो कोई पौधे पैदा हुए थे, ना कोई फसल आई थी, और न ही इन 3 वर्षों में वह कभी देखने गया कि वहां क्या है। वहां तो घास पात खड़ा हुआ था, वहां तो जंगल था। उसके पिता ने पूछा कि कहाँ हैं दाने। उसने कहा, मैंने तो बो दिए थे, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं। पिता ने पूछा कि कैसी जमीन पर बोए थे। उसने कहा कि अब मुझे कुछ पता नहीं। उसने कहा कि अभी मुझे कुछ पता नहीं, इसी जमीन पर फिकवा दिए थे। सोचा था कि इस जमीन पर बिना बोए इतने पौधे पैदा होते रहते हैं, इतने वृक्ष पैदा होते रहते, इतनी घास पात पैदा होती रहती है, तो क्या मेरे थोड़े से गेहूं पैदा नहीं होंगे। इतनी बड़ी जमीन है, इतना सब पैदा हो गया, तो मेरे दानों को किसकी नजर लग गई। वे दाने सड़ गए होंगे, दब गए होंगे।
उनमें अंकुर भी ना आए होंगे, और हो सकता है अंकुर आए भी हो तो उनकी जड़ें ना पहुंच सकी होंगी ज़मीन तक, पत्थरों ने रोक ली होंगी। हो सकता है उनकी जड़ें पहुंच भी गई हों तो वे घास पात में कहाँ खो गए होंगे, किसी को क्या पता था। न उनकी पहले भूमि तैयार की गई, न उनके पीछे कोई रक्षा की गई। तो उसके पिता ने कहा, राज्य तुझे भी देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि जो बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि भूमि तैयार है या नहीं, वह राज्य के साथ क्या करेगा, यह भी मैं विचार कर सकता हूँ। उसने अपने तीसरे लड़के से पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा। लड़का उसे खेत पर ले गया। जितने दाने पिता दे गया था, 3 वर्षों में हजारों गुना फसल हो गई थी। फिर बड़ा से बड़ा होता गया था। हर वर्ष जितना पैदा हुआ था उसको उसने फिर से बीज के रूप में प्रयोग किया था। पिता देखकर हैरान हो गया। एक लहलहाता खेत खड़ा था जिसमें जिंदगी थी। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिसके ऊपर चमक रही थी और प्रसन्न हो रही थी। उसके खेत को देखकर पिता का हृदय भी उतना ही हरा हो उठा। उसने कहा, राज्य को तो तू ही संभाल सकेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को भी नहीं संभाल सकते वे इतनी विराट संभावनाओं को संभालने का मालिक नहीं हो सकते। वह राज्य उस छोटे लड़के को दे दिया गया। यह कहानी मैं क्यों कहता हूँ? यह कहानी इसलिए कहता हूँ कि परमात्मा भी हमारे भीतर, हमारे सबके पास बीज रूपी बड़ी संभावनाएं देता है। वह परमात्मा भी हमें एक बड़ा राज्य देने के लिए उत्सुक है। उसकी भी बड़ी गहरी आकांक्षा है कि हमारे जीवन में हरियाली हो, किरणें हो, खुशी हो, आनंद हो, और हम सबको वह बराबर संपत्ति दे देता है कि तुम इसे आगे बढ़ाओ और विकसित करो। लेकिन हम भी 3 लड़कों की भांति सिद्ध होते हैं। हम में से तो कुछ लोग उस संपत्ति को तिजोरियों में बंद कर देते हैं और मरते वक्त तक वह राख होकर समाप्त हो जाती है। हम में से तो कुछ उसे बो देते हैं, लेकिन खेत की, भूमि की कोई फिक्र नहीं करते। तब वह बोई तो जाती है लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। बहुत थोड़े से लोग हैं हमारे बीच। परमात्मा जो हमें देता है उसकी फसल को काटते हैं, उसे विकसित करते हैं। जन्म के साथ उन्हें जो मिलता है, मृत्यु के साथ उन्हें 1000 गुना वे परमात्मा को वापस कर देते हैं। जो आदमी जन्म के साथ जो कुछ लेकर आता है, मृत्यु के समय अगर 1000 गुना वापस करने के लिए उसकी तैयारी नहीं है, तो वह समझ ले कि उसे जीवन में कोई सार्थकता का, कोई आनंद का विकास नहीं होगा। और वह समझ ले कि उसने एक बड़े दायित्व से, एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीठ मोड़ ली है, और इसके परिणाम में उसे दुख झेलना होगा, पीड़ा और चिंता झेलनी पड़ेगी। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।